Hello everyone, welcome to MedG Tutorials Varanasi. Myself Anup, the faculty of chemistry, where we are providing classes for online and offline for foundation, pre-foundation and JEE and NEET बैचेस. तो बेटे केमिस्ट्री के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के सीक्वेंस में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं कि सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है. जैसे हमारे पास एक एटम है, आपको पता है एटम है, एटम फंडामेंटल पार्टिकल्स में तो नहीं आता, उससे भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है. तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम के अंदर रहते हैं. तो कैसे रहते हैं, जैसे अगर आपके पास एक घर है और उस घर में 3 लोग रहते हैं तो कैसे रहते होंगे. ऐसा तो है नहीं कि सब लोग एक ही जगह रहते हैं, तो फिर देखना पड़ेगा ना आपका घर कितने कमरे का है ना, या फिर कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं, ऐसे ही करके लोग रहते हैं. तो वैसे ही हमारे पास एटम्स के अंदर भी हमारे पास क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. कैसे रहते हैं, एटम के अंदर 2 पार्ट होते हैं हमारे पास. एक होता है सेंटर में जिसको हम लोग न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं या फिर न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ये एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कौन से पार्ट में रहते हैं, न्यूक्लियर पार्ट में, और कलेक्टिवली उनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं. क्लियर है. और इसके किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और ये फाइन पाथ बनने में भी इसकी अपनी एक जर्नी है. कि पहले एटम की डिस्कवरी हुई, डाल्टन ने बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, फिर उनमें कुछ ड्रॉबैक्स आए जिसकी वजह से फिर ये पता चला नहीं फंडामेंटल पार्टिकल्स और भी होते हैं. पहले सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल आया. उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उन्होंने सर्टेन पाथ वाली बात नहीं करी थी. फिर बोर्स आए और बोर्स ने सर्टेन पाथ वाली बात करी, तब जाके हम लोग आज इस वाले एविडेंस पे पहुंचे हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा. क्लियर है यहां तक बातें. अब हम लोग डायरेक्ट बोहर्स से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वहीं से रूल बनेगा. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो पहला रूल है, इनको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटम, और एटम के किनारे किनारे ये क्या हमने बनाए हैं, शेल्स बनाए हैं. क्लियर है, ये चीज हो गई. तो इलेक्ट्रॉन कहां पे रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट, जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो कहां पे रहते हैं, ऐसे नॉर्मली पूछेगा, कोई फोन करके पूछेगा तो क्या बताएंगे, घर पे. ठीक है. अब अगर घर का ही कोई आदमी पूछ रहा है कि कहां पे हैं, तो बताएंगे फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं, ऐसे करके. तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, शेल के अंदर रहते हैं. शेल के बाद किसके अंदर रहते हैं, वो सब शेल के अंदर रहते हैं. सब शेल के बाद वो किसके अंदर रहते हैं, ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं. ठीक है. तो शेल के अंदर रहने का अलग रूल है, और सब शेल के अंदर रहने का अलग रूल है, और ऑर्बिटल के रहने के लिए अलग रूल है. और सब जगह पे इलेक्ट्रॉन्स ही पाए जाते हैं. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, ऑर्बिटल्स में रहती है. क्लियर है. लेकिन हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहले शेल को. डिस्कवरी सीक्वेंस वाइज हुई है. तो हम आते हैं अपने सीक्वेंस पे और आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जितने सारे रूल्स हैं बेटा, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. क्लियर है. अब हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. कहां पे करेंगे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, शेल के अंदर करेंगे. ऑब्वियस सी बात है, पहले शेल के अंदर सीखेंगे. ठीक है, देखेंगे ध्यान से. पहले हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे सीखेंगे, शेल के अंदर. फिर कहां पे सीखेंगे, सब शेल के अंदर. फिर कहां पे सीखेंगे, ऑर्बिटल के अंदर. क्लियर है. तो आज के सीक्वेंस में हम लोग केवल कहां पे सीखेंगे, शेल के अंदर. नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सब शेल, और अगले वाले वीडियो में हम लोग ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को सीखेंगे फिल करना, क्योंकि उनके पर्टिकुलर्स अपने रूल्स हैं. ठीक. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के सारे रूल्स के नाम आपको बता देते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसके लिए जो रूल अप्लाई होता है वो होता है बेटा 2n² रूल, जिसको किसने दिया था, बोहर्स ने दिया हुआ था. बोहर्स के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं. ये बोहर्स के रूल है ये ना. उन्होंने पहले शेल को डिफाइन किया, वेयर n, यहाँ पे एक वैल्यू है n को इन्होंने बोला था इसको, ये हमारे पास है प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ठीक है, अभी आप नाम सीखेंगे बस केवल, बाकी क्वांटम नंबर अलग से आपके सिलेबस में है, क्वांटम नंबर की सीरीज वो भी कर देंगे हम, लेकिन अभी फिलहाल आप बस ये जानिएगा कि n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसके लिए आप इधर थोड़े से आएंगे बेटे, इसमें देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियर पार्ट, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो इनके किनारे वाले को हम लोग शेल कहते हैं। तो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि शेल आप किसको बोलते हैं, दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं सेल के, एक अल्फाबेट में और एक नंबर्स में होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इसके किनारे वाले पहले वाले शेल को हम लोग के सेल बोलते हैं, इसके बाद यल शेल बोलते हैं, इसके बाद यम सेल बोलते हैं, एक अगर और कोई ऐसे होता तो उसको हम कौन सा सेल बोलते, यन शेल बोलते, वो कंप्लीट रहेगा। क्लियर है, यन शेल बोलते हैं। तो बेटे इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, शेल। क्लियर। और अगर इसी रिप्रेजेंटेशन को आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ करेंगे, जैसे आपने इसको क्या लिख दिया, शेल को आपने लिख दिया कि ये यहां पे आपने लिख दिया 1, ये यहां पे आपने लिख दिया 2, यहां पे आपने लिख दिया 3, यहां पे आपने लिख दिया 4, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द वैल्यू ऑफ n। और इस टाइम पे इसको हम सेल नहीं बोलते बेटा, इस टाइम पे हम इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ध्यान रखेंगे, ऑर्बिट, ऑर्बिटल अलग चीज है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में भी डिफरेंस है, वो चीज का ध्यान रखेंगे। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिट के अंदर होता है, आप यहां से भी देख सकते हैं, देखिए सेल को ही दूसरे नाम से हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट बोल रहे हैं। मतलब जब KLMN से आएंगे रिप्रेजेंटेशन में तो उसको हम शेल बोलेंगे, और जब हम 1 2 3 4 के रिप्रेजेंटेशन से आएंगे तो क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे उस टाइम पे ऑर्बिट। और ऑर्बिट के अंदर सब शेल, शेल के अंदर सब सेल, और उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। होपफुली यहां तक का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला रूल हमारे पास क्या है, 2n²। क्लियर है, बोहर्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसी के बाद एक और क्वांटम नंबर आता है सेकेंड रूल के लिए, जब हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बेटा कहां पे करते हैं, सब सेल में करते हैं। तो सब सेल के टाइम पे जो रूल आता है उसको हम लोग बोलते हैं n+l रूल। अब आप कहोगे सर n तो पता था, ठीक है वही n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला ही n है, लेकिन l क्या होता है हमारे पास, एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसको हम लोग अगले वाले सीक्वेंस में कर लेंगे, अभी आज हम लोग 2n² वाले रूल को करेंगे, ठीक है। लेकिन नाम आपको बता देते हैं कि तीनों में क्या क्या करना है, n+l रूल। इसको हम लोग IUPAC ने बनाया हुआ है, इन्होंने एक नाम बनाया है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, n+l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। अब हमारे पास तीसरा है बेटा, जो जहां पे कहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं उस टाइम का जो रूल है वो हमारे पास है हुंड्स रूल। ये तो तीन आपके सबसे फेमस रूल्स हैं। पहला बोहर्स ने दिया था 2n² रूल, और इससे हम लोग क्या सीखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक और नाम है बेटा, जिससे आप इसको बहुत ज्यादा जानते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फेमस है, और वो क्या है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शायद ये नाम आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल लो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो, दोनों एक ही चीज है। कहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके लिए रूल लगेगा, कौन सा, शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2n² रूल लगेगा, सब सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो n+l रूल लगेगा, ऑर्बिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हुंड्स रूल हमारे पास है। हुंड्स रूल में ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए होता है, ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये अलग से ये अलग से, दोनों को हम लोग सीख लेंगे। क्लियर है। तो चलिए, तो हम लोग अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, और वो क्या है हमारे पास, बाई किसके रूल के अकॉर्डिंग, 2n² रूल। अब आप देखिए 2n² के अकॉर्डिंग हम क्या पता कर लेंगे कि किस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो फर्स्ट सेल में, उसके लिए आपको पता है कि K सेल होता है,
L सेल है हमारे पास, M सेल है, N सेल है, ऐसे करके हमारे पास ऐसे आप कितने भी इमेजिनरी शेल बना सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास एक लिमिटेशन है, हमारे पास जो एलिमेंट डिस्कवरी में है वो पीरियोडिक टेबल में 7 सेल तक हमारी बात बन जाती है ना। तो 4 तक तो गए ही है हमारे पास, O P Q, बस वहां तक आपका 7 हो जाएगा। जैसे इसका नंबर कितना है 1, ये हमारे पास 2, ये 3 और ये 4। बहुत जाएंगे तो क्या करेंगे, N के बाद O आ जाएगा 5, P 6 और Q क्या हो जाएगा हमारे पास 7। यहीं तक हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए N तक चीजों को कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वापस से रिपीट कर देते हैं बेटा, ये शेल का रिप्रेजेंटेशन है और ये ऑर्बिट का रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्लियर। अब हम इलेक्ट्रॉन का जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि एक किसी सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। उसी के लिए हमारे पास 2n² का फॉर्मूला है और हम देख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो आपको ये चीज आइडिया है, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं 2 × 1 का स्क्वायर बेटे 2। मतलब अगर हम के शेल की बात करें तो के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। जैसे नहीं होते गाड़ियां होती हैं, आप देखो गाड़ी, आप अगर साइकिल लेके जा रहे हो, ठीक है, या फिर बाइक लेके जा रहे हो या फिर कार लेके जा रहे हो, कार का ही एग्जांपल रखते हैं हम लोग। कार में भी क्या होता है, 2 सीटर आती हैं, 4 सीटर आती हैं, 7 सीटर आती हैं, उससे बड़ी होगी तो वो बस बन जाएगी, है ना। तो उसमें कैपेसिटी है उनकी। अब एज पर रूल कितने लोग बैठ जाएं वो अलग बात है, कोई छोटा बच्चा बैठा है, बड़ा उसमें बैठ गया, वो सारी चीजें नहीं, हमको इतनी ज्यादा डेली लाइफ से नहीं करना है कि हम उसमें जो रूल्स को अपोज करते हैं वो भी यहाँ पे पढ़ने लग जाए। नहीं सर, हम लोग तो एक सीट पे 2 लोग बैठते हैं, है ना, वो सारी चीजें नहीं। एज पर रूल कितने लोगों की कैपेसिटी होनी चाहिए, उससे कम बैठ सकते हैं, ज्यादा तो नहीं बैठ पाएंगे, ज्यादा के लिए अगली गाड़ी करनी पड़ेगी, है ना। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। 2 × 1 का स्क्वायर 2 हो गया। अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें बेटा तो 2 × 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी 8 की। मतलब एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो थर्ड ऑर्बिट में 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18, है ना। तो यहां पे हमारे पास 18, यम शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18। अगर हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करें, मतलब जब n की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, उस टाइम पे 2 × 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका बेटा 32। मतलब n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये है हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी। क्लियर हो गई बात। अब देखिए तो कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन है बेटा, आप पहले एलिमेंट्स के नाम लिख लो, ठीक है, अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास हो गया हाइड्रोजन, फिर से हमारे पास हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। देखिए क्लियर है, ये हमारे पास सीक्वेंस है इनका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इनका एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, E = P = Z। तो जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मींस अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने का ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना। और डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहले क्या रूल है कि आप पहले फर्स्ट वाले सेल को भरेंगे, उसके बाद, है ना, सबसे पहले क्या रहा है हमारे पास, पहले के सेल फिल किया जाएगा, फिर यल सेल, पहले के सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये फिल हो जाएगा, तब यल सेल में आएंगे, फिर ये फिल हो जाएगा, तो यम सेल में आएंगे, ये फिल हो जाएगा, तो एन सेल में आएंगे। ऐसा रूल है। क्लियर है। चलिए तो, और जहां पे हमारा ये रूल ब्रेक होगा वहीं पे दूसरा रूल बन जाएगा, ठीक। जब तक ये रूल वैलिड है तब तक ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 2 3 4 5, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे करके बना ही लेते हैं। ये देखिए, ये बना देते हैं आपके लिए कि के सेल में आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो के सेल में बेटा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो के सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, ये भी खींचते हैं। चलिए, के सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है,
K सेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2 की है। ठीक है, तो अभी हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हाइड्रोजन में? एक, तो हमारे पास ऐसा हो जाएगा। इसमें कितने करने हैं? 2। चलिए, ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे आ गया, मतलब K वाला शेल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमको इलेक्ट्रॉन L सेल में भरना पड़ेगा, जहां की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 8, एंड इंक्लूडिंग K 10 की कैपेसिटी है। मतलब इस वाले शेल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे तो 10 एटॉमिक नंबर तक जा सकते हैं। मतलब इसका हो जाएगा बेटा 2 1 3 हो जाएगा, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 और 3 ये कितना है हमारे पास? 5 है। ये देख लीजिए आप। जनरली अगर आप बुक में देखेंगे या फिर कहीं पे देखेंगे तो या तो टेबुलेट करके लिखा होता है, और नहीं तो आपको नॉर्मल तरीके से ऐसे करके लिखा हुआ दिख जाएगा बेटा कि हाइड्रोजन है 1 लिखा है, ऐसे 1 लिखा हुआ है। आपका कोई भी बेरिलियम है, बेरिलियम का 4 है, तो ऐसे करके 2,2 करके लिखा होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन दोनों सेम चीजें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। क्लियर है यहां तक बातें? चलिए, तो अगर हम यहां तक देखते हैं पहले, और कम से कम 20 तक देखेंगे तो हमको डिफरेंस समझ में आएगा। तब ये पता चलेगा कि N+L क्यों आया, यही क्यों वैलिड नहीं है लाइफ टाइम तक। उसके बाद अगला रूल क्यों बनाना पड़ा, तो उसके लिए एटलीस्ट हमको 20 तक जाना पड़ेगा। तो 5 तक हो गया बेटा, तो हम यहाँ पे 6 देख लेते हैं, 7 8 9 एंड 10। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? पहले वाले शेल में कंफर्म है कि 2 रहेंगे, रिमेनिंग 4। ये कितना हो गया? 2 एंड 5। ये कितना हो गया बेटा? 2 एंड 6। ये कितना हो गया? 2 एंड 7। ये कितना हो गया? 2 एंड 8। ये हो गया आपका बेटा 1 से लेके 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग 11 पे। तो हमारे पास क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक हो जाएगा आपका। चलिए, ये कितना हो गया हमारे पास? 11 12 13 14 15। ये है हमारे पास 16 17 18 19 एंड 20। ये हो गया आपका। के सेल में कितनी कैपेसिटी है? के सेल की 2। आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 10। तो के सेल की जो कैपेसिटी थी वो बेटे 2 थी, यल सेल की कैपेसिटी 8 है, तो 2 और 8 तो हमेशा ही भरा रहेगा। 10 से आगे जा रहे हैं ना, 11। तो 11 के लिए कितना करना पड़ेगा? 1 281 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 282 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 283। ये हो जाएगा आपका 2 8 एंड 4। ये है 2 8 एंड 5। ये हो जाएगा आपका 2 8 एंड 6, 2 8 एंड 7। अब ये हो जाएगा 2 8 एंड 8। अब देखिए बेटा, यहां तक एकदम परफेक्ट है। यहीं के बाद से आपकी चीजें बदलती हैं, और कैसे बदलती हैं वो देखना है। देखिए, अब एज पर रूल, ये कौन सा सेल है? ये के है, ये यल है, यम है। इसकी जो कैपेसिटी है बेटा वो 18 की है मैक्सिमम। मतलब अभी हमारे पास वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं? 8। लेकिन बीच में एक स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट रूल आता है, जिसकी वजह से वो बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करते हैं। तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे क्या है हमारे पास? 2 8 और 8 और 1। जबकि एज पर रूल आप क्या देखोगे, जैसे आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल कर रहे हैं उस हिसाब से आपके पोटेशियम का कितना होना चाहिए? 2 8 एंड 9 होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है। अभी तीसरे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है? 18। और हम कितने ने फिल किया है? हमने अभी केवल 8 फिल किया है। तो नेक्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एज्यूम कर रहे होंगे, और बिल्कुल करना भी चाहिए। रूल ही यही है हमारे पास, यही ना। लेकिन ये देखा गया इसमें, अब देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले क्या क्या चीजें पता चलेंगी, पहले उस बात को देख लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले इस लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हीं की वजह से केटायन और एनायन बनता है। तो सबसे पहले चीज इस वाले रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या पता चलता है? वैलेंसी, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, कितने की कैपेसिटी है, स्टेबिलिटी के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कितने ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन सब की इंफॉर्मेशन यहां से पता चलती है। कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी में है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी में है, ये सारा का सारा पता जो है वो हमको इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आइडिया लग जाता है। क्लियर है?
चलिए, तो जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया बेटा ना, तो ये जो पोटेशियम है वो K प्लस केवल सिंगल प्लस केटायन के साथ एग्जिस्ट कर रहा था। तो जब +1 के साथ एग्जिस्ट कर रहा था तो इसका मतलब आइडिया लगा होगा कि भाई लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। जस्ट लाइक ये किसकी तरह बिहेव कर रहा था, सोडियम की तरह बिहेव कर रहा था। तो सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, है ना। और इसके बाद तो जो अगर कोई सोडियम की तरह बिहेव कर रहा है और इसका एक बिहेवियर है वो लिथियम की तरह बिहेव कर रहा था, पोटेशियम जो था, तो पोटेशियम के भी लास्ट शेल में क्या है, अब आपको यहां से एक पैटर्न दिख रहा होगा, लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर भी देखिए एक पैटर्न दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 के बाद चीजें होल्ड हुई, 8 के बाद इसका मतलब 8 नंबर कुछ तो वैल्यू करता होगा। उसके लिए हम ऑक्टेट रूल अलग से पढ़ेंगे। ऑक्टेट रूल आपकी स्टेबिलिटी के लिए है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो 289 ना होके 2881 है। फिर लोग कहने लग गए कि आप अपने रूल को अपोज क्यों कर रहे हो भाई। तो कहा ठीक है, इसी रूल से सारा एक्सप्लेनेशन नहीं हो जाएगा, हम और भी रूल बनाएंगे, वो रूल एक्सप्लेन करेगा कि क्यों ऐसा होता है। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको ये जानिए कि हमारे पास क्या है, जो सोडियम का पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है 19 और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881 होता है, ना कि आपके एजम्पशन के अकॉर्डिंग एज पर रूल, जो हमारा ये प्रिमिटिव रूल चल रहा है एज पर रूल के अकॉर्डिंग। तो अगर आप 289 लिखते हैं बेटा तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह से हमारे पास कैल्शियम का 20, ये हो जाएगा आपका 288 एंड 2। क्लियर। अब जैसे ही हम 21 करते हैं तो फिर से आपका सारा का सारा रूल इधर उधर होना स्टार्ट होता है। तो यहां तक हम नॉर्मली 2-3 चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। इस पूरा जो हमारे पास ये रूल्स हैं, इसके जो हमारे पास आउटकम्स हैं, उन चीजों को बस केवल हम ध्यान रख लेते हैं। बस क्या क्या इस पूरे रूल्स के आउटकम्स क्या हैं कि हम इनके शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सीख गए, है ना। ये हमको क्या पता चल गया, शेल को जब हम लोग अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग शेल बोलते हैं, और जब हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। ये चीजें सीख गए। इनके यहां से हमारे पास क्या है, जो इनर सेल और आउटर सेल, इसकी बात भी पता चल गई। यहां से देखिए जो सेल कंप्लीट होते जा रहे हैं, इन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये कांस्टेंट हो गए, 2 2 2 वो कांस्टेंट है, आगे चेंजिंग हो रही है। तो जो ये वाले शेल हैं उनको हम इनर सेल बोलते हैं, और ये वाले शेल जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर सेल। जैसे इधर देखेंगे तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, इनर सेल हो गए, और ये जिसमें वेरिएशन हो रहा है वो क्या हो गए, आउटर सेल हो गए। और आउटर सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए, मतलब आउटर शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको पता चल गए। और उन्हीं वही इलेक्ट्रॉन किसके बेस हैं, यही बेस है पूरी की पूरी उनकी स्टेबिलिटी के लिए। और स्टेबिलिटी कैसे आएगी, स्टेबिलिटी के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा, मतलब बॉन्डिंग यहां से आएगी। और बॉन्ड के लिए हम लोग यहां से वैलेंसी पहले सीखेंगे, तो वैलेंसी से ये सीखेंगे कि कितने बॉन्ड बनाने की जरूरत होती है। तो ये सारी छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं, वो हमारे पास 2n² के रूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। अब अगर और थोड़ा सा जूनियर क्लास की बात करें, 9th की बात करें, तो वहां पे एक एटॉमिक स्ट्रक्चर करके चैप्टर दिया हुआ है, तो उसमें इसी सेम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा ऐसा ये भी आप देख लेना जाके, उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा वो डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करता है। वो भी हम सोच रहे हैं कि ये चीजें कर दे। जैसे आप हाइड्रोजन एटम लेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस बना देगा, और एक शेल बना के यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके बना देगा। और ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम H करके 1 लिख रहे हैं, क्योंकि हम जब कोई भी चीज रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में तो हम लिखते टाइम कितने डायग्राम बनाएंगे, जिसकी वजह से हम ऐसा रिप्रेजेंट करके छोड़ देते हैं उसको। क्लियर है। अब अगर आपको कार्बन को रिप्रेजेंट करना हुआ बेटा, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 6 होता है, तो 2 and 4, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके किनारे हमारे पास पहला शेल, पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, यहाँ पे देखिए ऐसे करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके बाद एक और शेल बनाएंगे जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स कितने रखेंगे, 4 रखेंगे। ये तो ये 2 रिप्रेजेंटेशन है।
क्लियर है? अगर आपको ऐसा कहीं डायग्राम बनाया हुआ दिखता, थोड़ा सिमेट्री बनेगा, अच्छा डायग्राम बनेगा, सर्कल थोड़े से परफेक्ट बनेंगे, तो ये चीजें हैं। क्लियर है? जैसे एक और बस एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, सोडियम का बेटा 11 है, तो क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक, आपके दिमाग में जो चीजें आएंगी कि कितने शेल बनाने, वो यहीं से आएगा। कैसे पता? ये पहला शेल है के, फिर यल, फिर यम, तो आप पहले एक न्यूक्लियस तो बनाना ही पड़ेगा, इसको सेल मत कंसीडर कर लेना। ये न्यूक्लियस हो गया, ये बेटा आपका फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकेंड शेल हो गया, ये थर्ड शेल हो गया। 3 सेल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि तीनों सेल हमारे पास, तीनों सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। अब इसके बाद यहाँ के जो इनके नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये कौन सा सेल है, के है, ये यल है, यम है। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो इसको हटा देते हैं, बस केवल आप ऐसे जानते रहिए। फर्स्ट वाले सेल में बेटा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे डॉट करके हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। 8 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सिमेट्री में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का हर एक किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सिमेट्रिकल ऑर्डर में होता है। ठीक है, ये उसके बाद कितना बचा, एक बचा, एक यहां पे, ये आई बात समझ। इसको भी थोड़े से डिफरेंट कलर से कर देते हैं, आपको यहां से इलेक्ट्रॉन्स की विजिबिलिटी थोड़ी सी दिख जाएगी कि चलिए ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो पूरा का पूरा बेटा सिस्टम समझ में आ गया। एक बार हम लोग इसको समराइज कर देते हैं। यहां से आके हमने पहले क्या बताया आपको, पहले हमने बताया कि एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है? इसके बाद हमने शेल और ऑर्बिट में डिफरेंस बताया, है ना, है एक ही चीजें, रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे डिफरेंस है। सेकंड, 3 रूल्स हमको पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, एक शेल के अंदर, एक सब शेल के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। पहला हमारे पास 2n², जिसको अभी हमने कवर किया पूरे टॉपिक में। क्लियर है? बाकी रेस्ट हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये हो गया आपका। नेक्स्ट ये देखिए, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी हो सकती है सेल के अंदर। फिर हमने यहां से 1 और 2, 1 से लेके 10 तक और 11 से लेके 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। और 19 और 20 में थोड़े से हमारे पास एज पर रूल्स, जैसा हमको इन आगे बढ़ना चाहिए था वैसा हम नहीं बढ़े, और इसका हमारे पास अगले वाले क्लास में n+l वाले में हम आपको इसको बता देंगे। उसी के अकॉर्डिंग ये कंफर्म होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, या फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ऐसा ये एग्जिस्ट क्यों करता है। तो ये बातें हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमने आपको बताया कि आउटकम्स, आज के लेक्चर्स में हमने क्या क्या चीजें सीख ली, और इसके सीखने के बाद मतलब 2n² रूल के आने के बाद हमको क्या क्या चीजें आ जाएंगी। और लास्ट में है हमारे पास ये 2 रिप्रेजेंटेशन है, ये तो जूनियर क्लास का हो गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं बेटा आज के लिए। तो फिलहाल आज के लिए हमारे पास इतना ही है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में n+l सीखेंगे। थैंक यू।